नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, राम राम साथियों। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ राज्य के इतिहास पर अपन चर्चा कर रहे थे और मेवाड़ राज्य के इतिहास के ऊपर कल अपन ने महाराणा प्रताप के ऊपर विस्तार से दोस्तों चर्चा की थी। और महाराणा प्रताप के ऊपर अपन ने देखा था कौन कौन से महाराणा प्रताप के अभियान थे, महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध कौन कौन थे। तो वो सारी बिंदुओं पर अपन मित्रों चर्चा कर चुके थे। और उसके बाद अपन ने देखा था मेवाड़ का अगला जो शासक बनना है, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, वो महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। देखिएगा, अगला महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है दोस्तों, उस शासक का नाम है अमर सिंह। तो अगले शासक के बारे में अपन लिख लेते हैं। अगला जो शासक है उस शासक का नाम है अमर सिंह प्रथम। और अमर सिंह जो प्रथम है, अमर सिंह प्रथम का जो शासन काल रहने वाला है वो रहने वाला है 1597 से 1620 तक। 1597 से 1620 तक अमर सिंह का शासनकाल है। और अमर सिंह है कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र है। अमर सिंह जो है, इनका जन्म तो 1559 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हो जाता है। जब तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग मुगलों के अधीन नहीं होता, उससे पहले ही इनका जन्म हो जाता है। और इनका जो है लालन पालन होता है वो भी प्रारंभिक समय जो है इनका चित्तौड़गढ़ में ही होता है। 1559 से लगा के 1567 तक ये चित्तौड़ में ही रहते हैं। और उसके बाद जो है इनका जो जन्म होता, इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो कुंभलगढ़ हो जाता है। लेकिन इनका जन्म देखिएगा मित्रों कब होता है? 1559 में चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमर सिंह की, तो पिता का नाम प्रताप था और माता का नाम अजबदे था। ये सब अपन जानते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप की प्रमुख जो पत्नी थी वो एक तो अजबदे थी, दूसरी फूलकंवर थी। अजबदे जो थी वो रामरख पंवार की पुत्री थी और फूलकंवर अपने मालदेव की पौत्री थी दोस्तों। तो इधर देखिएगा, अमर सिंह प्रथम जो है, अमर सिंह प्रथम का दोस्तों राज्याभिषेक अगर आपसे पूछा जाए कि अमर सिंह प्रथम का जो है राज्याभिषेक कब होता है, तो अमर सिंह प्रथम का जो राज्याभिषेक होता है वो महाराणा प्रताप की मृत्यु के दिन ही हो जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि राजगद्दी जो होती थी वो एक दिन भी खाली नहीं रहती थी। एक दिन भी जैसे ही शासक मरता, उस अगले उसके उत्तराधिकारी को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता था दोस्तों। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, अमर सिंह प्रथम को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। नेक्स्ट अमर सिंह के बारे में मैं बात करूं तो अमर सिंह जैसे ही शासक बनता है, अमर सिंह के शासक बनते ही दो प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य अपने को ध्यान रखने हैं। एक बिंदु तो अपने को ध्यान रखना है, अमर सिंह ने मित्रों ध्यान रखना है, अमर सिंह ने अलग से सैन्य विभाग का गठन कर, अमर सिंह ने अलग से सैन्य विभाग का गठन कर, सैन्य विभाग का गठन कर उसका प्रमुख गठन कर उसका प्रमुख हरिदास जाला को बनाया। उसका प्रमुख मित्रों हरिदास जाला को। अर्थ क्या है इसका? यानी अमर सिंह जो है वो अमर सिंह सेना का डिपार्टमेंट जो है अलग ही कर देते हैं। यानी सेना की जिम्मेदारी खुद पर नहीं रख करके एक अलग से सैनिक विभाग का गठन कर देते हैं। और मेवाड़ का पहला महाराणा अमर सिंह थे जिन्होंने अलग से सेना के लिए डिपार्टमेंट बना दिया। यानी अब सेना का कोई भी कार्य होगा तो वो सेना का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा देखा जाएगा? सादड़ी के सामंत जिनका नाम था हरिदास जाला, पहले मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने सेना डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। अब मेवाड़ महाराणा का फोकस जो है सैनिकों को छोड़कर दूसरे कार्यों पर रहेगा। सैनिकों की निगरानी, सैनिकों की आवश्यकताएं, सैनिकों के लिए कोई भी कार्य करना हो तो उसका कार्यभार हरिदास जाला को बना दिया जाता है। यह बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तीसरा अपने को ध्यान रखना मित्रों, अमर सिंह के काल में एक तो सक्तावत, मेवाड़ में दो प्रमुख श्रेणियां थी सामंतों की, एक तो सक्तावत एवं दूसरा जो था चुंडावत। सक्तावत और चुंडावतों के विरोध का, चुंडावते के विरोध को शांत कर, विरोध को शांत कर
विरोध को शांत कर जागीर व्यवस्था में बदलाव किया। बताओ कौन सी व्यवस्था में? जागीर व्यवस्था में बदलाव करने वाले जो व्यक्ति थे, जागीर व्यवस्था में बदलाव, ये जागीर व्यवस्था में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? अमर सिंह। यानी सामंत दो थे, एक तो सक्तावत जो वंशज थे, एक चुंडावत वंशज थे। इनमें सामंतों की श्रेणियां वे जागीरों को लेकर विवाद रहता था। किसी भी शासक ने इनके विवाद को हल नहीं किया था। मेवाड़ के महाराणा के काल में जब ये विरोध तेज होता है दोस्तों, तो इस सक्तावत और चुंडावतों के लिए स्थायी समाधान निकालने वाले महाराणा भी अपने कौन थे? अमर सिंह प्रथम को माना जाता है। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरा बिंदु अपने को ध्यान क्या रखना है? तीसरा बिंदु यह ध्यान रखना है कि जो है अपना जो अपने है चावंड में, अपने को ध्यान रखना है चावंड में यूनानी शैली के, चावंड में यूनानी शैली के विष्णु मंदिर का निर्माण, यूनानी शैली के विष्णु मंदिर का जो निर्माण है, वो विष्णु मंदिर का निर्माण भी मित्रों किसके द्वारा करवाया जाता है? अमर सिंह के द्वारा। ये तो अमर सिंह की पहले की बातें हैं। उसके बाद अमर सिंह के कई संघर्ष होंगे दोस्तों, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन दिल्ली में शासक था, उनका अमर सिंह के प्रति रवैया क्या था। लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारियां भी अपने को दोस्तों ध्यान रखनी है कि अमर सिंह शासक बनते ही सबसे पहले कार्य तो उसने किया था कि सेना का विभाग ही अलग कर दिया, अलग से सैन्य विभाग बना दिया, और जिसका प्रमुख हरिदास झाला को बनाया। सक्तावत जो चुंडावत जो थे, उनके जो विरोध थे उनको भी मित्रों शांत करने का कार्य किया, यानी अच्छी जागीर व्यवस्था की थी। इसके अलावा यूनानी शैली का एक मंदिर भी बनाया था, और राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 के दिन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा जब हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ के कुछ शर्मी के कुछ लोग जो है हल्दी घाटी युद्ध में अफरा तफरी होने के कारण कुछ लोग बेघर भी हो गए थे। उन बेघर लोगों को भी इस अमर सिंह ने केलवा, बागोर इत्यादि गांवों में पुनर्स्थापित किया था। यह भी कई, हालांकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी सामान्य जानकारी के लिए यह भी पता होना चाहिए कि जब हल्दी घाटी युद्ध हुई थी, मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया था, और मेवाड़ के कुछ लोग जो थे उनको मुगल सैनिकों ने क्रूरता करते हुए घरों से भगा दिया, वो विस्थापित हो गए थे। उन लोगों के लिए पुनर्स्थापित, उन लोगों को दोबारा बसाने का कार्य भी करने वाला मेवाड़ का महाराणा दोस्तों अमर सिंह था। अब यहां तक ये 4 फैक्ट उतारिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, जल्दी उतारिएगा। तक उतार लिया सभी साथियों ने, तो अब दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? अमर सिंह प्रथम के, आराम से समझना है। अमर सिंह प्रथम अपना पूरा दिमाग में सेव ही कर लेना है। इधर अमर सिंह प्रथम है, और अमर सिंह प्रथम जो है, अमर सिंह प्रथम का जो है अपने दोस्तों शासनकाल है 1597 से 1620 तक। जब मेवाड़ के शासक अमर सिंह थे, उसी समय दिल्ली के शासक या दिल्ली के जो मुगल शासक थे, दिल्ली के मुगल शासक का नाम था अकबर, और अकबर का जो शासन काल था दोस्तों 1506 से 1605। बताओ अकबर का जो शासन काल था कौन सा था? 1506 से 1605 है। और अकबर के बाद में दोस्तों अगला जो शासक बनता है, उस शासक का नाम था जहांगीर। और अकबर की जैसे ही 1605 में मृत्यु होती है, यहां पर 1605 से लगा करके 1627 तक जो शासन करता है, उस मुगल बादशाह, उस मुगल शासक का नाम क्या था? जहांगीर था दोस्तों। इसके बाद देखना, अब महाराणा प्रताप के प्रति तो अपन ने अकबर का संबंध देख लिया था कि अकबर ने कौन कौन से अभियान किए थे, महाराणा प्रताप ने उनका मुकाबला कैसे किया था। अब जैसे ही अमर सिंह प्रथम शासक बनता है, अकबर का रवैया मेवाड़ के प्रति क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं।
अकबर के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। अकबर मेवाड़ को हर हाल में अपना अधीन भरना चाहता था। जो भी मेवाड़ का शासक हो, उस मेवाड़ के शासक को हर हाल में अपना अधीन बनाना चाहता था। तो अब मेवाड़ का शासक अमर सिंह है, तो अकबर जो है वो अकबर इस अमर सिंह के प्रति भी वही रवैया अपनाएगा जो प्रताप के प्रति अपनाया था। और अमर सिंह को, मित्रों ध्यान रखना, अमर सिंह को अपना अधीन बनाने के लिए, इस पर दबाव डालने के लिए अकबर ने एक के बाद एक 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण अकबर ने किया था 1603 ईस्वी में। मित्रों, पहला आक्रमण किया था 1603 ईस्वी में और दूसरा आक्रमण किया था 1605 ईस्वी में। और ये दोनों ही आक्रमण जो है अकबर ने अपने पुत्र किसके निर्देशन में किए थे? सलीम। सलीम का अर्थ दूसरा नाम है जहांगीर। 2 आक्रमण, हालांकि एक आक्रमण 1599 में भी किया था अकबर ने, सलीम को भेजा था, लेकिन सलीम उदयपुर तक जाकर वापस लौट आया था, आक्रमण नहीं किया था, भेजा जरूर था। लेकिन 2 आक्रमण उसके बाद अमर सिंह को अपने नियंत्रण में लेने के लिए 1603 और 1605 में करता है सलीम के नेतृत्व में। लेकिन इस सलीम को दोनों ही आक्रमणों में असफलता मिलती है। ये दोनों के दोनों जो आक्रमण होते हैं ये असफल होते हैं, यानी अमर सिंह को ये ना तो गुलाम बना पाते हैं और ना ही अमर सिंह को कैद कर पाते हैं। 1603 और 1605 के अकबर के जो आक्रमण थे वो असफल आक्रमण हुए थे दोस्तों। उसके बाद देखना, जहांगीर 1605 जो है उसमें अकबर की मृत्यु होती है। और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में दिल्ली का जो मुगल बादशाह बनेगा, दिल्ली का मुगल बादशाह कौन बन जाएगा? जहांगीर। अकबर का रूप तो अपने देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया था, हर हाल में गुलाम बनाना चाहता था, 2 आक्रमण भी कर दिए। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और अकबर की मृत्यु होने के बाद अगला जो दिल्ली का मुगल बादशाह बनता है, उस मुगल बादशाह का नाम था जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर जो है, जहांगीर का रवैया अमर सिंह प्रथम के प्रति क्या था? मित्रों, जहांगीर के रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया था। जहांगीर के रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया था। जैसा रवैया मेवाड़ के प्रति अकबर का था, वैसा का वैसा रवैया ही जहांगीर का था। जहांगीर भी हर हाल में अमर सिंह को गुलाम बनाना चाहता था। इस कारण जहांगीर ने एक नहीं, जहांगीर ने 4 आक्रमण किए। जहांगीर ने कितने आक्रमण किए? 4 आक्रमण किए दोस्तों। ध्यान रखना, जहांगीर ने जो प्रथम आक्रमण है, जहांगीर ने जो प्रथम आक्रमण है मित्रों, यह प्रथम आक्रमण इस अमर सिंह पर किया था 1605 ईस्वी में। और इस समय जो इस आक्रमण की कमान संभाल रहा था उस व्यक्ति का नाम था जफर बाग। और जफर बाग के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था आसिफ खां। जफर बेग और आसिफ खां जहांगीर के शासक बनते ही मेवाड़ के ऊपर सेना लेकर आक्रमण करते हैं। लेकिन फिर भी साथियों, इस आक्रमण में जहांगीर के सेना नायकों को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि असफल आक्रमण। इसको अपन क्या कह सकते हैं? असफल आक्रमण। यानी जहांगीर को भी अमर सिंह के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिलती। तो जहांगीर कहां पीछे रहने वाला था? जहांगीर ने दूसरा तीर दाग दिया। यानी जहांगीर का जो द्वितीय आक्रमण था वो जहांगीर का द्वितीय आक्रमण हो जाता है 1608 ईस्वी में। बताओ कौन सी ईस्वी में हो जाता है? 1608 ईस्वी में। और 1608 में जिस व्यक्ति के द्वारा आक्रमण किया जाता है उस व्यक्ति का नाम था महाभारत खां। उस व्यक्ति का नाम था महाबत खां। और महाबत खां के नेतृत्व में 1608 में आक्रमण किया जाता है। लेकिन मित्रों, इस बार भी जहांगीर या सलीम को कोई सफलता नहीं मिलती। यानी फिर भी जहांगीर दोस्तों क्या होता है? असफल होता है। फिर भी जहांगीर पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जहांगीर ने तीसरा आक्रमण कर दिया 1609 में। तीसरा आक्रमण मित्रों बताओ, जहांगीर ने जो है वो तीसरा आक्रमण अमर सिंह पर कब कर दिया था? तीसरा आक्रमण कर दिया था 1609 में। और इस बार जो आक्रमण करने गया था उसका नाम था अब्दुल्ला खां। उसका नाम बताओ क्या था? अब्दुल्ला।
1609 में अब्दुल्ला ने आक्रमण किया, लेकिन अब्दुल्ला के आक्रमण में भी ये मित्रों क्या रहता है, अब्दुल्ला भी असफल रहता है। यानी एक के बाद एक जहांगीर तीर दाग रहा है, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो जहांगीर कहां पीछे रहने वाला था, जहांगीर ने चौथा आक्रमण कर दिया। और जहांगीर का जो चौथा आक्रमण होता है मित्रों, यह जहांगीर का चौथा आक्रमण होता है 1612 ईस्वी में। जहांगीर ने चौथा आक्रमण राजा बासु के निर्देशन में, इस बार इसका सेनापति जो था, उस सेनापति का मित्रों नाम क्या था, राजा बासु। उसका नाम क्या था, राजा बासु, 1612 में। लेकिन मित्रों ये आक्रमण भी जहांगीर का बताओ कौन सा आक्रमण रहता है, असफल आक्रमण रहता है। अब तक अमर सिंह प्रथम शासक बनाई है, पहले से मेवाड़ की कमर टूटी हुई थी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध और उसके बाद मुगलों के लगातार सैनिक अभियानों से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर ही थी। अमर सिंह शासक बनता है कि आक्रमणों की जड़ियां लगा देते हैं मुगल शासक। पहले दो आक्रमण लगातार करता है अकबर, 1603 1605 में सलीम के नेतृत्व में। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है यह भी लगातार एक के बाद एक 4 तीर दागता है, 4 आक्रमण करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। पहला आक्रमण 1605 में जफर बेग व आसिफ खां, असफल आक्रमण। दूसरा 1608 में महाबरत खां का असफल आक्रमण। तीसरा 1609 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण। और चौथा 1612 में राजा बासु के नेतृत्व में आक्रमण। लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती। इस बात से जहांगीर दोस्तों बड़ा व्यतीत होता है, जहांगीर बड़ा नाराज होता है। और जहांगीर जो है बड़ा नाराज होकर के जहांगीर खुद ख्वाजा साहब की दरगाह जियारत करने अजमेर आता है। और अजमेर में अजमेर दरबार का आयोजन करता है 1613 में। और अजमेर दरबार में वो इस अमर सिंह प्रथम पर आक्रमण की फिर से योजना बनाता है और एक तीर और दागता है 1613 ईस्वी में। और उस बार अगली बार खुरम के नेतृत्व में आक्रमण होगा। उस आक्रमण में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार अमर सिंह के ये मुगलों के साथ जो संबंध थे दोस्तों, ये अपने को चेक करने हैं। तो अमर सिंह के समकालीन अपन ने अब तक 2 मुगल बादशाह देखे, दोनों के कुल कितने आक्रमण देख लिए हैं दोस्तों, 6 आक्रमण देख लिए हैं। तो एक बार इन सभी को मैं नोट करवा देता हूं मित्रों, आप सभी जल्दी के जल्दी साथ उतारते रहना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। पहला बिंदु लिखना है, अकबर ने अमर सिंह प्रथम को, अकबर ने अमर सिंह प्रथम को अपने अधीन बनाने हेतु प्रमुख 2 आक्रमण किए। प्रमुख 2 आक्रमण किए। दोनों आक्रमण दोस्तों नोट डाउन कर लेने हैं, लिख सकते हैं। पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण, 1603 ईस्वी में सलीम के नेतृत्व में इसे अपन कहेंगे असफल आक्रमण। असफल आक्रमण। नेक्स्ट साथियों, दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में यह भी सलीम के नेतृत्व में। यह भी असफल आक्रमण। नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं, अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध
अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध सलीम को सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में भेजा, लेकिन सलीम बिना आक्रमण किए उदयपुर से पुणे लौट आया। उदयपुर से पुणे लौट आया। दोस्तों लिखिएगा यहां तक, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी उतारिएगा यहां तक। तक सभी ने लिख लिया, तो इसके बाद देखते हैं 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बन जाता है? जहांगीर। और जहांगीर के अमर सिंह के साथ संबंध जो है वो अपन देखते हैं। अब देखना अगला, 1605 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर बनता है। जहांगीर बनता है। नेक्स्ट, जहांगीर के मेवाड़ पर आक्रमण। जहांगीर के अमर सिंह प्रथम पर आक्रमण। अमर सिंह प्रथम पर आक्रमण। उसमें लिखना है प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण 1605 जफर बेग व आसिफ खां के नेतृत्व में। जफर बेग व आसिफ खां के नेतृत्व में असफल आक्रमण। दूसरा आक्रमण 1608 ईस्वी में महाभरत खां के नेतृत्व में। महाभरत खां के नेतृत्व में यह भी असफल आक्रमण। असफल आक्रमण। तीसरा आक्रमण 1609 ईस्वी अब्दुल्ला के नेतृत्व में। अब्दुल्ला के नेतृत्व में असफल आक्रमण। असफल आक्रमण।
चौथा आक्रमण, चौथा आक्रमण 1612 ईस्वी में। यह 1612 ईस्वी वाला जो आक्रमण है राजा बासु के नर्तत्व में। राजा बासु के, राजू बासु नाम था पूरा, राजा बासु के नर्तत्व में असफल आक्रमण। ये चारों तिथियां और किस किस ने आक्रमण किया परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना, जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए साथियों, फिर आगे चलते हैं। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या होता है जब चार आक्रमण जहांगीर कर देता है, चारों में ही उसे सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, तो जब चारों में ही सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, जहांगीर बड़ा परेशान होता है और फिर एक नई आक्रमण की क्या बनाता है, योजना बनाता है। इसके बारे में भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। महाभरत खां नाम है इसका, महाभरत खां। अब देखना अब क्या होता है, इधर जहांगीर है अपना, इधर है अपना दोस्तों, अब एक बार समझना है ध्यान से, इधर है जहांगीर, और जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों 1597 से जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 तक है। और इधर जो है अपने अमर सिंह जी बैठे हैं, इधर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम, और अमर सिंह प्रथम का शासनकाल है 1597 से 1620 तक का। अब यहां से देखना जो जहांगीर है, अब ध्यान रखिएगा, जहांगीर है तो ध्यान रखें, जहांगीर यहां से सीधा मित्रों, जहांगीर जो है यहां से सीधा का सीधा आता है अजमेर दोस्तों। जहांगीर यहां से सीधा आता है अजमेर, दिल्ली से ख्वाजा साहब की दरगाह जियारत करने, और 1613 ईस्वी में अजमेर आकर के 1613 ईस्वी में अजमेर दरबार का आयोजन करता है। कौन से दरबार का आयोजन करता है, अजमेर दरबार का, अजमेर दरबार का आयोजन। और अजमेर दरबार का जो आयोजन होता है, ये अजमेर दरबार का आयोजन कब होता है, 1613 ईस्वी में अजमेर दरबार का आयोजन होता है 1613 में, और अजमेर दरबार का आयोजन जहांगीर के द्वारा होता है। अब यहां पर अजमेर दरबार का जब आयोजन हुआ था मित्रों, उसी समय जहांगीर ने एक निर्माण कार्य भी करवाया था, और वो ध्यान रखिएगा निर्माण कार्य जो है वो निर्माण कार्य कौन कौन से होते हैं।
तो अब निर्माण कार्य जो होते हैं मित्रों, निर्माण कार्य एक इन्होंने बनाया था यहां पर जहांगीरी महल, यहां पर एक महल बनाया था, उनका नाम बताओ कौन सा महल था? जहांगीरी महल। लेकिन ध्यान रखना ये जहांगीरी महल जो है वो जहांगीरी महल अजमेर में नहीं है। जहांगीरी महल कहां पर है? पुष्कर में। हालांकि पुष्कर अजमेर में पड़ता है, लेकिन अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाए कि जहांगीरी महल कहां पर है, पुष्कर में, तो जहांगीरी महल पुष्कर, इसका निर्माण भी बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण भी जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? अजमेर दरबार के आयोजन के समय इसके निर्माण का फैसला लिया जाता है। ठीक है, अब अजमेर दरबार में बैठकर जहांगीर जो है मेवाड़ की स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहा था, और मेवाड़ के स्थिति के अनुसार जब चर्चा कर रहा था तो इसने कहा कि अभी तक के मेवाड़ अपना गुलाम क्यों नहीं हुआ है। या अजमेर से पूरी योजना के तहत जहांगीर क्या करता है? जहांगीर अपने पुत्र का नाम था खुरम, जिसे शाहजहां कहते। जहांगीर अपने पुत्र खुरम के नेतृत्व में एक सशक्त मुगल सेना जो है वो 1613 ईस्वी में रवाना करता है। 1613 ईस्वी में रवाना करता है अमर सिंह पर। और उस समय दोस्तों अमर सिंह जो रहता था मेवाड़ में, वो रहता था एक तो चावंड, और चावंड के पास ही एक दूसरा इसका प्रमुख केंद्र बन रखा था मेरपुर। ये दोनों उदयपुर में है चावंड। महाराणा प्रताप ने चावंड के युद्ध के बाद मेवाड़ की राजधानी ही चावंड बनाई थी। तो अब इस समय जब अपने इसका आक्रमण होने वाला है खुरम का, उस समय अमर सिंह मेवाड़ में काम पर रहता था चावंड में। अब यहां से खुरम जो है अपने पिता के आदेशानुसार आक्रमण के लिए रवाना होता है 1613 ईस्वी में। और आक्रमण के लिए जैसे ही अमर सिंह पर आता है आक्रमण करने के लिए खुरम, ये अमर सिंह क्या करता है? इस चावंड और मेरपुर को छोड़कर के सीधा चला जाता है गोगुंदा की पहाड़ियां। बताओ सीधा कहां चले जाते हैं? गोगुंदा। और गोगुंदा जो स्थान पड़ता है मित्रों, गोगुंदा स्थान कहां पर पड़ता है? गोगुंदा स्थान पड़ता है उदयपुर में। अब खुरम क्या करता है? चावंड और मेरपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, और चावंड और मेरपुर पर अधिकार स्थापित करके गोगुंदा की तरफ अमर सिंह प्रथम का पीछा करने के लिए जाता है। लेकिन अमर सिंह प्रथम जो है ये गोगुंदा शहर को छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियां चला जाता। गोगुंदा के पास ही पिप्पल पहाड़ियां पड़ती है। गोगुंदा अथवा पिप्पल पहाड़ियों में बताओ कौन चला जाता है? अमर सिंह प्रथम चला जाता है गोगुंदा को छोड़कर। खुरम पहले चावंड आया तो चावंड से गोगुंदा, फिर खुरम गोगुंदा पहुंचा तो अमर सिंह गोगुंदा से पिप्पल अथवा गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। लेकिन इस खुरम के भी हत्थे नहीं लगता। 1613 ईस्वी की यह घटना है। खुरम के भी हत्थे अमर सिंह नहीं लगता है। गोगुंदा की पहाड़ियों में अपने पिता महाराणा प्रताप का अनुसरण करते हुए गोगुंदा की पहाड़ियों में अपना जीवन बिताना शुरू कर देता है। अब ये खुरम जो है वो ही पहले की तरह मेवाड़ के अधिकांश भौतिक भूभागों पर फिर से अधिकार कर लेता है। ये अमर सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में छिप करके छापामार पद्धति से मुगल सैनिकों के ऊपर, वही महाराणा प्रताप वाली कहानी, अपने पिता के अनुसार छापामार पद्धति से इन मुगलों पर आक्रमण करता है, इनको भगाने का प्रयास करता है। साल डेढ़ साल हो जाते हैं अमर सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में। अमर सिंह है जो लगातार गोगुंदा की पहाड़ियों में भटक रहा है। मेवाड़ की स्थिति पहले ही कमजोर थी, अब दिन बर दिन बदतर से बदतर स्थिति होती जा रही है। मेवाड़ की आम जन परेशान है, क्योंकि बार बार मुगल सैनिकों का आना जाना उनको परेशान करना रहता है। इधर मेवाड़ राज्य के पास भी कोई कार्य नहीं चल रहा है, क्योंकि महाराणा सांगा, प्रताप, उदय सिंह, इन सभी के काल में मेवाड़ की सेना केवल युद्धों में लगी रही थी। बहुत बड़ी सती मेवाड़ राज्य को उठानी पड़ रही थी। और अब अमर सिंह भी साल डेढ़ साल से, अमर सिंह पर पिछले 6-7 आक्रमण हो चुके हैं, फिर ये एक आक्रमण, अमर सिंह पहाड़ियों में भटक रहा है। आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, बड़ी चिंतनीय हो जाती है। मेवाड़ में भूखमरी तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी अमर सिंह झुकने को तैयार नहीं है, मुगलों के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और गोगुंदा की पहाड़ियों में भटक रहा है। उसी समय साथियों इस अमर सिंह का पुत्र, और अमर सिंह के पुत्र का नाम था करण सिंह। अमर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? करण सिंह। और मेवाड़ के अधिकांश सरदार,
करण सिंह और मेवाड़ के अधिकांश जो सरदार हैं, ये दोनों के दोनों करण सिंह और मेवाड़ के सरदार गोगुंदा की पहाड़ियों में अमर सिंह से मुलाकात करते हैं और अमर सिंह को कहते हैं कि अमर सिंह जी, मेवाड़ राज्य की हालत खराब है, अब आप मुगलों के साथ कोई संधि वंदी करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, इसी में मेवाड़ राज्य की भलाई है। अमर सिंह का खून खोल उठता है। अमर सिंह कहता है कि इतने वर्षों तक अपने पूर्वजों की कमाई पर कलंक नहीं लगने देंगे, हम किसी भी सूरत में इन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब करण सिंह ने कहा कि महाराज, एक राजा का भी परम कर्तव्य होता है, राजा का भी परम कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे, और अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ा या कष्ट भोग रही है तो वो मेवाड़ राज्य की प्रजा भोग रही है, क्योंकि बार बार आक्रमण हो रहे हैं, मुगलों का आना जाना है, मुगल इन पर अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों तो देखिएगा, अब करण सिंह प्लस मेवाड़ के सरदार जब इनको समझाते हैं तो अपना करण सिंह जो है अपना मेवाड़ के सरदारों के साथ मिलकर के जब इनको समझाते हैं तो अमर सिंह अपनी इच्छा के विरुद्ध, अमर सिंह जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध मुगलों के साथ संधि करने को क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मुगलों के साथ संधि करने को मित्रों क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और अमर सिंह अपने दो प्रमुख विश्वसनीय व्यक्ति, एक का नाम था हरिदास झाला, बताओ एक का नाम क्या था, हरिदास झाला, और दूसरे का नाम मित्रों था शुभकरण, दूसरे का मित्रों नाम क्या था, शुभकरण। हरिदास झाला और शुभकरण को जो है खुरम के पास भेजता है, और खुरम यानी शाहजहां के पास भेजता और कहता है कि मैं मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह जो है वो मुगलों के साथ संधि करने को तैयार है, मुगलों के साथ संधि करने को क्या है, तैयार। और अंत में अमर सिंह जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध, अमर सिंह जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध 1615 में मेवाड़ मुगल संधि करने को क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। अब मेवाड़ मुगल संधि किन शर्तों पर होगी, उन शर्तों के ऊपर भी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार यहां तक का घटनाक्रम अपने को पता होना चाहिए कि यहां तक क्या हुआ था। जहांगीर के जब 6 आक्रमण हुए तब भी अमर सिंह नहीं झुका, तो अजमेर दरबार का आयोजन हुआ। यहां पर अजमेर दरबार के आयोजन के बाद मित्रों 1613 में यहां से खुरम के नरतत्व में सेना गई अमर सिंह पर। अमर सिंह जैसे ही सेना पहुंची मुगलों की, चावंड को छोड़कर गोगुंदा चले गए। गोगुंदा से गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थिति खराब होने पर मुगलों के साथ संधि करने को क्या हो जाता है दोस्तों, तैयार हो जाता है। यहां तक का बिंदु आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आगे लिखते हैं, यहां तक लिख लीजिएगा। अगला बिंदु अपने को लिखना है 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अजमेर दरबार का आयोजन किया। अजमेर दरबार का आयोजन किया। अजमेर दरबार का आयोजन किया। इसी समय पुष्कर में जहांगीरी महलों का निर्माण करवाया गया। पुष्कर में जहांगीरी महलों का निर्माण करवाया गया। जहांगीरी महलों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट बिंदु, अजमेर दरबार से जहांगीर ने योजना बनाकर खुरम के नेतृत्व में मेवाड़ पर 1613 ईस्वी में सेना भेजी। 1613 ईस्वी में सेना भेजी। नेक्स्ट,
अमर सिंह प्रथम शाही सेना के पहुंचते ही चावंड व मेरपुर को छोड़कर चावंड व मेरपुर को छोड़कर गोगुंदा चले जाते हैं। यहां तक उतारिएगा दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अमर सिंह का जो राज्य अभिषेक होता है दोस्तों, वो अमर सिंह का जो राज्य अभिषेक होता है ये उदयपुर में होता है। जल्दी उतारो साथियों, फिर आगे चलते हैं। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखना अब क्या होता है। अमर सिंह प्रथम जो है वो अमर सिंह प्रथम गोगुंदा की पहाड़ियों में है ही है, और अमर सिंह प्रथम गोगुंदा की पहाड़ियों में है तो अब वहां पर आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अगला बिंदु लिख सकते हैं अपन, खुरम ने चावंड वे मेरपुर पर अधिकार करते हुए मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकार किया। ये आप सबको पता ही है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो रहने दे कि चावंड मेरपुर पर अधिकार कर लिया। अगला बिंदु महत्वपूर्ण है, करण सिंह वे मेवाड़ के सरदारों के कहने पर, करण सिंह वे मेवाड़ के सरदारों के कहने पर अमर सिंह प्रथम
अमर सिंह प्रथम अपनी इच्छा के विरुद्ध मुगलों से संधि हेतु तैयार होता है। मुगलों से संधि हेतु तैयार होता है। नेक्स्ट, अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव शुभकर्ण व हरिदास जाला के सहयोग से, हरिदास जाला के माध्यम से खुरम तक पहुंचाया। जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिस पर अभी अपन चर्चा करेंगे। क्या संधि थी? मेवाड़ मुगल संधि हुई। यहां तक लिखिएगा दोस्तों, फिर आगे चलते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि क्या क्या होता है। जल्दी उतारो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। ऊंटाला का युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ऊंटाला का किला था कालू खां, उस पर अपन ने अधिकार किया था अमर सिंह प्रथम ने। एक बार यहां तक उतारिए दोस्तों, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। यहां तक सबने उतार लिया तो अब देखना मित्रों, अब होता क्या है। अब आगे संधि होती है, उस संधि का नाम है मेवाड़ मुगल संधि। बताओ उस संधि का नाम, बताओ कौन सी संधि है? उस संधि का नाम जो है, उस संधि का नाम है मेवाड़ मुगल संधि। और ये जो मेवाड़ मुगल संधि होती है दोस्तों, ये मेवाड़ मुगल संधि होती कब है, इसके बारे में अपने को पता रखना है। मेवाड़ मुगल संधि ये होती है 5 फरवरी 1615 को। बताओ कब होती है? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। ये संधि होती किस किस के मध्य है, यह भी अपने को देखना है। यह संधि एक तरफ तो है अपना राणा अमर सिंह, बताओ एक तरफ तो कौन है? एक तरफ तो है राणा अमर सिंह प्रथम। और राणा अमर सिंह प्रथम जो है, राणा अमर सिंह प्रथम के समकालीन या राणा अमर सिंह के साथ जो संधि होती है, वो मुगल शासक जिसका नाम क्या है? जहांगीर। क्या है संधि, उसके बारे में समझते हैं। एक बार अपना ध्यान टॉपिक पर केंद्रित करें, अनावश्यक कमेंट ना करें प्यारे साथियों।
मेवाड़ मुगल संधि क्यों होती है इसका कारण अपन जान चुके हैं, क्योंकि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर भी अमर सिंह की इच्छा नहीं थी संधि करने की, लेकिन करण सिंह और मेवाड़ के सरदार के दबाव के कारण अमर सिंह अपनी इच्छा के विरुद्ध संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और संधि का प्रस्ताव अभी अपन ने देखा था, संधि का प्रस्ताव हरिदास झाला और शुभकर्ण लेकर आए थे, और जहांगीर ने कहा कि हम भी तैयार हैं अगर अमर सिंह अपनी अधीनता स्वीकार करना चाहता है तो। और अब संधि के लिए जो फाइनल तिथि तय हुई थी वो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ के शासकों और मुगल शासक के बीच संधि होती है, जिसमें अपन इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। क्या होता है दोस्तों इस संधि में? इस संधि के तहत अमर सिंह जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, लेकिन अधीनता में भी वो अपनी कुछ शर्तें रखता है, और कुछ शर्तें जो है वो मुगल शासक अमर सिंह के सामने रखते हैं और कुछ अमर सिंह मुगलों के सामने। देखना दोस्तों कौन कौन सी शर्तें ऐसी थी। पहली शर्त क्या थी मेवाड़ मुगल संधि की? पहली शर्त मित्रों ये थी कि संधि तो हो रही है, मैं अधीनता भी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मेवाड़ के शासक जो है वो मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ऐसी बात अमर सिंह ने पहली ही ठोक बजा करके बोल दी थी कि चाहे आप कुछ भी कर लें, मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इस बात को जहांगीर ने मान लिया कि ठीक है, आपका कोई भी वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित नहीं होगा। दूसरा, अमर सिंह ने शर्त रखी इस संधि में कि मैं संधि करने को तैयार हूं, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला मुझे मिलना चाहिए। जहांगीर ने कहा वो भी ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला भी आपको दे दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी भी शर्त है आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाओगे, जैसा दुर्ग अभी है वैसा ही रहना चाहिए। इस शर्त पर भी सहमति बन जाती है। तीसरा, जहांगीर ने कहा कि मैं आपकी दोनों शर्तें हमने मान ली, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, आप हमारे साथ वैवाहिक संबंध मत कीजिए और चित्तौड़ ले लीजिए, अब आप हमारी शर्तें सुनिए। तो अमर सिंह जी ने कहा सुनाइए साहब आपकी क्या शर्तें हैं। तो इस जहांगीर ने पहला ही कथन कहा कि आपका पुत्र करण सिंह जो है, आपका पुत्र करण सिंह और आप दोनों हमारे दरबार में सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। सेवा के लिए उपस्थित रहने का अर्थ क्या है? कोई चाय पानी पकड़ाने से नहीं है। सेवा के लिए उपस्थित रहने का अर्थ होता है अब आप जो हम कहेंगे वहां पर आप हमारे सैनिक अभियान में जाएंगे, आप हमारे कहे अनुसार, हमारे निर्देशानुसार चलेंगे, और आप जो है यहां पर दिल्ली दरबार में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अर्थात अब जहांगीर कोई भी कहीं पर भी आक्रमण करता है तो वो चाहे तो इन मेवाड़ वालों को अपना सेना नायक बनाकर भेज सकता है, लेकिन अमर सिंह ने इस संधि को, इस शर्त को खारिज कर दिया। अमर सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता, मेरा पुत्र केवल करण सिंह जो है वो आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता है। ऐसी शर्त भी बताओ किसने रखी थी? अमर सिंह प्रथम ने। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, आपके पुत्र को भेज दीजिए अगर आप नहीं आ सकते तो। अब इस संधि के तहत अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र है वो अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में नियुक्त हो जाता है। चौथी शर्त क्या रखी जाती है? चौथी शर्त यह रखी जाती है कि जब भी महाराणा दिल्ली दरबार में या शाही दरबार में उपस्थित होगा, जब भी महाराणा दिल्ली दरबार या शाही में अपने शाही सवारी या शाही सेना में उपस्थित होगा, तब उसके पास 1000 सवार सैनिक होने चाहिए। अर्थात 1000 सवार सैनिक उसके साथ रहने चाहिए। यह कोई ज्यादा बड़ी शर्त नहीं थी। 3 शर्तों का विशेष ध्यान रखना। पहला शर्त क्या थी कि मेवाड़ के साथ, मुगलों के साथ संधि तो हो रही है, लेकिन मेवाड़ के शासक वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ वालों को दिया जाएगा, लेकिन शर्त क्या थी? चित्तौड़ का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। और तीसरा, अमर सिंह प्रथम इनकी अधीनता स्वीकार करेगा और उसके बदले अपने पुत्र करण सिंह जो है, अपने पुत्र करण सिंह को दोस्तों किसके दरबार में नियुक्त कर देगा? अमर अपने जहांगीर के दरबार में नियुक्त कर देगा। ये 4-5 शर्तों के साथ जो मुख्य संधि होती है, इसी संधि को दोस्तों अपन कौन सी संधि कहते हैं? मेवाड़ मुगले संधि। और कब होती है? 5 फरवरी 1615 को होती है मित्रों। तो अब लिख लेते हैं इस संधि की कुछ प्रमुख शर्तें जो है, इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त, मेवाड़ महाराणा
अमर सिंह मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम स्वयं सेवा में उपस्थित नहीं होगा, स्वयं सेवा में उपस्थित नहीं होगा, यानी खुद इनकी सेवा करने नहीं आएगा। वो जो है खुरम या शाहजहां के साथ बातचीत कर लेगा लेकिन सेवा में नहीं आएगा। सेवा का अर्थ है कि वहां दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वो नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? दूसरा, करण सिंह की नियुक्ति। करण सिंह अमर सिंह का पुत्र है दोस्तों। करण सिंह की जो नियुक्ति है, वो करण सिंह की जो नियुक्ति की जाती है मित्रों, वो करण सिंह की नियुक्ति मुगल दरबार में की जाती है। बताओ कौन से दरबार में की जाती है? करण सिंह की नियुक्ति मुगल दरबार में की जाती है मित्रों। इसका भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट अपने को क्या याद रखना है बिंदु दोस्तों? नेक्स्ट, महाराणा हजार सैनिकों के साथ, महाराणा हजार सवार सैनिकों के साथ, हजार सवार सैनिकों के साथ शाही सेना में शामिल होगा। यानी जब भी दिल्ली आएगा तो इसके पास सैनिक कितने रहेंगे? 1000 रहेंगे। और चौथी जो शर्ती मित्रों, मेवाड़ शासक मुगलों के साथ, मेवाड़ शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। यह चौथी शर्त थी संधि की। और पांचवी शर्त, अमर सिंह को, पांचवी शर्त क्या है? अमर सिंह जो है, अमर सिंह प्रथम को चित्तौड़गढ़ सुपुर्द किया जाएगा। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है वो तो आपको पता ही है, पहले से ही मुगलों के अधीन है, उदय सिंह के काल से ही चित्तौड़गढ़ सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन वे निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। लेकिन वो क्या नहीं करवा सकता? लेकिन वे निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। दोस्तों ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट जो है ये अपने को मेवाड़ मुगल संधि में क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं दोस्तों। ये शर्तें थी कि अमर सिंह, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो आप सबको पता है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो पहले से उदय सिंह के काल से 1567 से ही इन मुगलों के अधीन है। और जब अपन ने महाराणा प्रताप पढ़ा था तब मैंने नोट लगाकर लिखवाया था कि मेवाड़ पर, पूरे मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था, लेकिन दो स्थान ऐसे थे, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, जिन पर जो है अपने महाराणा प्रताप अधिकार नहीं कर पाया था। यानी चित्तौड़गढ़ मुगलों के पास था। इस संधि में यह तय हो गया कि चित्तौड़गढ़ तो राणा अमर सिंह को दे दिया जाएगा, लेकिन शर्त क्या होगी? लेकिन चित्तौड़गढ़ जो है, उस चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्वार, मरम्मत का कार्य ये राणा अमर सिंह जो है नहीं करवा सकता। तीसरी, मेवाड़ शासकों के साथ मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, करण सिंह की नियुक्ति हो जाती है। ये कुछ शर्तों के साथ दोस्तों एक संधि होती है और इस संधि के साथ ही मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर देता है और मेवाड़ का पहला महाराणा, जिसने 1000 साल से मेवाड़ का जो वर्चस्व चला आ रहा था, वो समाप्त हो जाता इस संधि के साथ ही। क्योंकि इस संधि को करना भी जरूरी था, मेवाड़ की स्थिति भी खराब थी। इस संधि होने के बाद में अलग अलग इतिहासकारों ने इसके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कईयों ने इस अमर सिंह को कायर बताया है, तो कईयों ने वीर बताया है, कईयों ने अच्छा शासक बताया है। वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्या रही थी, क्या हुआ था, उनके बारे में मित्रों अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। यहां तक का आज आप सब विद्यार्थियों को जो भी पढ़ा है, ये संधि वगैरह आक्रमण जहांगीर के, वो सब क्लियर होने चाहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।